अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे दरख्तों के हकूक से मुतालिक। बड़ा दिलचस्प मामला है। आपको मालूम है कि आम इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगते रहे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी बार बार यह मुतालबा सामने आया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इसके ऊपर नोटिस लें। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का भी नाम सामने आया और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान दो शख्सियात ऐसी हैं जिनकी वजह से आम इंतखाबात में धांधली हुई और ये जिम्मेदार हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी यानी लियाकत चट्टा जिन्होंने ये इंकशाफ किए थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें इन दोनों शख्सियात के साथ रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। ये सारे इल्ज़ामात आने के बाद भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म के कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई तहकीकात का कराने की कोई फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर खामोश है। करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक़ का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खामोशी आज भी जारी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं, साबिक सदर भी रह चुके हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक वीला किया। वो अचानक जो इस्लामाबाद का F9 पार्क है वहाँ पर एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर आम आवाम की रसाई नहीं है और ना ही आम आवाम उस जगह पर जाती है। लेकिन वो अचानक वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर कुछ दरख्तों की कटाई हो रही है और ये चूँकि मफाद आमा का मामला है और इसके ऊपर आप लोग जो है वो उनका जो वीलॉग है वो आप खुद भी देखें, आगे लोगों को भी शेयर करें। उन्होंने वो वीला किया। उस वीला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया। वैसे तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि वो ना तो मीडिया देखते हैं, ना सोशल मीडिया देखते हैं और ना ही जो टीवी अखबारात है वो उनको देखते पढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ एक उनके जो आप कह लें कि फ़ैन क्लब के एक सहाफ़ी थे, उन्होंने ये वीला किया। उस वीला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और जहां पर करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ना लिया, वहां पर चंद दरख्तों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो शायद तकलीफ पहुंची और उनको एहसास हुआ कि दरख्तों के हकूक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनका बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस लिया। एक कार्रवाई गुज़श्ता दिनों हुई। आज इसी केस की दूसरी समाअत थी। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर मियां अकील अफजल जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन पर और जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इमरान वसीम पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी कमीशन बनाया और इनको हुक्म दिया कि आप लोग उस जगह पर जाएं और जाकर निशानदेही करें, देखें, उस जगह का जायज़ा लें कि क्या वहाँ पर दरख्तों की कटाई उस तरह से हुई है जैसे उस वीलॉग में कहा गया था। और फिर ये जो दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, ये गुज़श्ता हफ्ते इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया। इनके साथ CDA के अफसरान भी थे और CDA अफसरान के साथ मिलकर इन्होंने अपनी जो सिफारिशात थी, अपनी तजावीज़ थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब इन्होंने सबमिट करवानी है। उसके ऊपर भी इनसे राय लेंगे। इसके अलावा आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से CDA हुकाम को ये हुक्म दिया गया है कि जिस जगह पर ये जो लोकेशन है जहाँ पर जिसके बारे में ये सारा मामला जो है वो अब खुलकर सामने आया, क्योंकि मामला तो कुछ और था, दरख्तों की कटाई थी, लेकिन दरख्तों की कटाई के साथ अब चीज़ें खुल के एक और तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और वो चीज़ें ये हैं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में CDA की जानिब से एक एरो मॉडलिंग क्लब के लिए कुछ ज़मीन मुख्तस की गई थी, जिसकी कागजात में जो सरकारी दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक कोई 3.54 एकड़ के करीब ये ज़मीन बनती है। और ये प्राइवेट क्लब फातिमा जिन्ना पार्क जो एक नेशनल पार्क का दर्जा रखता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं। वहाँ पर ये एरो मॉडलिंग क्लब बनाया गया है जहाँ पर शायद ये एलीट क्लास के लोग जाते हैं और वहाँ अपने जहाज़ उड़ाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये कोई सरकारी क्लब नहीं है। अब बाकायदा उसकी मेंबरशिप भी शुरू की जा चुकी है। तो मेंबरशिप अगर शुरू है तो इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों रुपए माहाना और सालाना उस क्लब से कमाए जा रहे हैं। एक ब्रिगेडियर साहब थे, अख्तर इकबाल साहब, परवेज़ मुशर्रफ दौर में उनको ये ज़मीन अलाट की गई। उन्होंने इसके ऊपर क्लब बनाया और गुज़श्ता तकरीबन 19 साल से
ये क्लब वहाँ पर मौजूद है, इससे जो है वो अब रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है, लेकिन सरकारी खजाने को कुछ जो है वो नहीं दिया जाता। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस के समाअत के दौरान ये सारी चीज़ें उठाई गई। और अब देखें कि दरख्तों की कटाई का मामला था, वो वहाँ पर क्लब से के साथ बिल्कुल वो मुंसलिक जगह थी और उसी जगह पर ये सारी चीज़ें अब सामने आई। मियां अकील अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्या जो है वो हुक्म दिया था, कौन सी सिफारिशात इन्होंने अब तक मुरतब की हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आज ज़ेर समाअत था तो वहाँ पर भी उस एरो मॉडलिंग क्लब के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई। CDA हुकाम की जानिब से भी अदालत को तफसीलात बताई गई, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस सारे मामले को नज़रअंदाज करने की कोशिश आज भी करते रहे। शायद उसकी वजह यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब एक साबिक फौजी आमिर थे और जिस शख्स को वो ज़मीन दी गई थी वो एक उस वक्त ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर अख्तर इकबाल उनका नाम था, और अभी भी ये सारी ज़मीन उनके पास है। CDA ने मुतअद्दिद बार उस ज़मीन के हवाले से जो है वो नोटिस जारी करके वो जगह खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने कानून पर अमल दरामद कराने की कोशिश की वो खुद जो है उसी कानून की जद में आए और उनके साथ जो है वो बड़े अजीबो गरीब किस्म के काम हो गए और शायद उनको वहाँ से ट्रांसफ़र भी करना होना पड़ा। तो इस तरह के इक़दामात ताकतवर लोगों की जानिब से उठाए गए। अकील अफजल साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी कमीशन की सरबराही दी गई, आपने वो जगह विजिट भी की, सारी चीज़ें भी देखी। तो ये जो दरख्तों का मामला था, ये तो एक बड़ा वो सादा सा हमें चीज़ नज़र आ रही थी कि दरख्तों की कटाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात लाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, कार्रवाई भी की, आप लोगों को भी भेजा। ये क्लब जो है ये दरमियान में कहाँ से ये निकल आया और आपकी जो सिफारिशात हैं वो क्या हैं? देखें सईद बलोच साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने एक छोटी सी ज़्यादती कर दी। आपने मुझे ये इसके ऊपर दरख्तों की कटाई के मामले पर बिठा कर, और आप इलेक्शन से स्टार्ट हुए और जनाब आप धांधली और इन सारी चीज़ों से होते आप जनाब फिर दरख्तों पर आए हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि मैं कोर्ट की जानिब से कमिश्नर अपॉइंटेड हूँ। तो मैं इस वक्त आपको सिर्फ मेरी वो सवाल, हाँ, जो फैक्चुअल चीज़ें आप मुझे वो बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक किसी और मुकदमे आप इंतखाबात में धांधली के हवाले से करना चाहते हैं, फिर आप मुझसे सेपरेट एक नहीं, वो मैंने सिर्फ एक इंट्रो दिया है, आपसे मेरा ये सवाल है, दिलचस्प सा इंट्रो दिया है ना, तो मैंने कहा मैं जरा ये वजाहत कर दूं कि आप इंतखाब की धांधली से लेकर आप स्टार्ट हुए और फिर दरख्तों पर आकर आप रुके हैं। तो उससे तो मैं इत्तफाक नहीं करता कि वो, बहरहाल चलें छोड़ें उस बात को। अब क्योंकि मेरी कमिटमेंट है तो मैं इस व्लॉग के अंदर बैठा हूँ आपके साथ। तो जनाब बात यह है कि चीफ साहब, एक वीडियो की गई गालिबन क़य्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब से, काफ़ी हिट वीडियो गई वो। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब CDA के अंदर जो है F9 पार्क के अंदर CDA ने दरख्तों की मैसिव कटाई कर दी है। और उसके बाद 1 या 2 लाइनें उन्होंने CDA का एक डंपिंग ऑफिस था वो भी उन्होंने दिखाया। बहुत प्यारी वीडियो थी, बड़ी मेहनत के साथ बनाई गई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब अचानक गए, लोगों ने शिकायत की और वो वीडियो बना, मतलब प्लान्ड। वो कोई 23 मिनट और शायद 30 सेकंड या 31 सेकंड की वीडियो, मैंने पूरी वीडियो देखी थी बतौर कमीशन। वो उसका हमने एनालिटिकली उसका सारा उसका जायज़ा भी लिया, सही क्रिटिकली, ताकि हम देखें ना कि भाई उस वीडियो से हमें क्या कौन सी रहनुमाई हासिल हो सकती है। उस वीडियो के अंदर भी उन्होंने कुछ खामियां छोड़ दी। मसलन उन्होंने इतनी बड़ी वो एक वीडियो करने जा रहे हैं, जनाब ऊपर से फ़िज़ाई व्यू भी दिखा रहे हैं, उसका एरियल व्यू भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दरख्त काट रहे हैं। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया, उनकी हम मेहनत के ऊपर डाउट, ड्रोन के जरिए फुटेज, ड्रोन के जरिए गालबन फुटेज बनाई है। शायद वो एरो मॉडलिंग क्लब के किसी के ऊपर कैमरा लगा दिया हो, अब मुझे तो नहीं आइडिया उन्होंने क्या किया, कि मेरा मशवरा नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ वीडियो बनाई। सही, ठीक। अब उस मेहनत करते करते शायद मेरा ख्याल से वो CDA का पॉइंट ऑफ व्यू लेना भूल गए कि वो साथी तकाजा जो था ना, वो तकाजा यही था कि जनाब उन्हें चाहिए था कि CDA वाले भी किसी से बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ गार्ड शार्ड से वो उलझते हुए नज़र ज़रूर आते हैं कि गार्ड्स कह रहे हैं वीडियो ना बनाए, वो ओए 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 शोए हो रहा है उस वीडियो के अंदर ना, जैसे कोई खींचातानी हो रही है। बहरहाल अब हम चीफ साहब ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया कोर्ट ने, और कमिश्नर मुझे और इमरान वसीम साहब को अपॉइंट कर दिया। अब हम लोग हमने 2 विज़िट किए वहाँ पर, एक हमने क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ किया और एक विज़िट हमने डायरेक्ट CDA ऑफिशियल्स के साथ, जो प्लान कह लें या जो बाकायदा हमने ऑर्गेनाइज़ करके किया।
अनऑफिशियल विजिट के अंदर तो हमने ये देखा कि जिस टाइम हम लोग गए हैं वहाँ पर पौधे एक ख़ास हद तक लगे हुए थे। एक नाला आ रहा है, बुनियादी तौर पर उस नाले के दूसरी तरफ पौधे लगे हुए थे, लेकिन इस तरफ जो था वो बुलडोज़र चल रहा था, दरख्त काफ़ी हद तक कट चुके थे। ठीक है जी। तो फिर हम उसके 2 दिन के बाद हम ऑफिशियली विज़िट के ऊपर गए। सीडीए के कोई 12-15 अफसरान जो थे वहाँ पर, सीडीए और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और पौधों 2 दिन के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में सीडीए ने पौधों की जो मज़ीद पौधे प्लांट कर दिए, मज़ीद पौधे जो थे वो लगा, मतलब जो दरख्त काटे गए उनकी जगह नए दरख्त भी लगा दिए गए। सही नहीं, उतने शायद ना लगा दिए गए हों। देखें, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना, आप जब हमारा कोई भी इदारा या हमारा कोई भी अफसर जब कोई भी काम करता है ना, तो अगर चाहे हम जितने मर्जी मुस्बत अप्रोच के साथ रखें, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम पाकिस्तानी लोग जो है ना, हम वो पैसे की हवस से बाहर नहीं निकल सकते। हम चले एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि सीडीए 7000 पौधों की बात कर रहा है कि उन्होंने 7000 पौधे नहीं, सॉरी 7000 दरख्त काटे हैं। और सीडीए का कहना यह है कि उन्होंने 7 के 7000 जो है वो शहतूत के दरख्त जो हैं वो नहीं 15000 लगाए हैं। अच्छा, सही। ठीक है जी। 7 के 7000 पौधे जो हैं वो शहतूत के काटे हैं, जिसको पेपर मलबरी भी कहते हैं, एलर्जी का पौधा भी कहते हैं, जिससे पोलन एलर्जी की बीमारी फैलती है। ठीक है। तो अब सीडीए का कहना यह है कि हमने 7000 काटे हैं, 15000 पौधे हमने उसकी जगह पर लगा दिए। अब हमने वहाँ पर जब जाकर विज़िट किया तो देखें, जो एरिया तो सीडीए ने सफाया कर दिया, दरख्तों की जड़ें उखाड़ दी और वहाँ पर ट्रैक्टर या रोलर या जो भी कुछ चला के उसको लेवल करके ऊपर घास लगा दी, नए पौधे लगा दिए। वहाँ पर तो मेरे ख्याल से कोई भी माहिर चला जाए तो वो काउंट नहीं या मिट्टी देखकर नहीं बता सकता, अनटिल अनलेस जो है उस मिट्टी के अंदर बीज हों, किसी पौधे के रह गए हों, तो वो नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन से दरख्त थे। ठीक है। अब हमने फिर उसका एक तरीकाकार ये निकाला कि हमने वहाँ एकड़ के 2 जंगल के अंदर प्लॉट बना दिए और उन प्लॉट्स के अंदर हमने जो था एक सैंपल लेने के लिए हमने 2 सैंपल प्लॉटिंग कर दी और वहाँ पर हमने काउंटिंग कर दी कि जनाब कितने पोलन एलर्जी के दरख्त हैं, पेपर मलबरी जिसको बोलते हैं, और कितने दूसरे दरख्त हैं। रेशो जो थी वो तकरीबन 80 से 90% जो आ रही थी वो पोलन एलर्जी के दरख्तों की आ रही थी, 10% दूसरे दरख्त थे। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सीडीए ने कोई भी दूसरा दरख्त नहीं काटा होगा, दूसरा दरख्त ज़रा महंगा होता है और फिर इतने बड़े एरिया के ऊपर अगर वो 2-4 हज़ार काट जाएँ तो उनका पता भी नहीं चलना, क्योंकि नीचे से उनका असरार, उनकी जो जड़ें थी वो भी खत्म कर दी गई। सीडीए ने काटे होंगे, चले हम एक लम्हे के लिए सोच भी लेते हैं कि करप्शन हुई होगी। लेकिन चीफ साहब का मैंने एक मोड देखा है कि इससे पहले जब भी 100 मोटो लिए जाते थे ना, तो चीफ जस्टिस साहब, जो भी चीफ साहब होते थे, साकिब निसार साहब होते थे, कोई भी होते थे, वो फटाफट कहते थे FIA को बुला लें, नैब को बुला लें। लेकिन काजी साहब की एक खूबी ज़रूर है कि वो हर मुकदमे के अंदर कोशिश करते हैं कि यार इसका हल बता दें, हल क्या है। मतलब थोड़े दिन पहले एक ज़मीन का मुकदमा था, तो काजी साहब ने कहा कि जनाब ज़मीन अगर इन्होंने एक इलीगली माइनिंग के लिए मलीर कराची के अंदर ज़मीन थी, उन्होंने कहा जी अब ले ली है तो इस ज़मीन को तो फौरी तौर के ऊपर वापस करें ना आप लोग। अच्छा, बाकी जो जजेस होते थे वो कहते ज़मीन वापस करने के ऊपर नहीं आते थे, वो कहते थे जनाब नैब को बुला लें, FIA को बुला लें, इंक्वायरियाँ शुरू कर दें, एक नया तरफ चल पड़ते थे। काजी साहब ने उसका अल्टीमेट हल ये सोचा कि भाई ज़मीन तो फौरी वापस करें ना। उसके ऊपर मालिक ने कहा जी मुझे सोचने का टाइम दे दें। अब इस केस के अंदर भी मुझे बिल्कुल तोक़ा यही थी कि काजी साहब नैब, FIA और इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। सही। तो हमने फिर अपने आप को मखसूस रखा दरख्तों की कटाई तक, और हम दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं गए। हमने अपनी उसके अंदर 5 रिकमेंडेशंस दे दी। 5 रिकमेंडेशन के अंदर पहली रिकमेंडेशन हमने ये दे दी कि जो एकड़ है, 52 एकड़ कहा जा रहा है सीडीए की जानिब से, हम उसको दुरुस्त मान लेते हैं फ़िलहाल। फिर दूसरों ने ये कह दिया कि जनाब जो दरख्त काटे गए हैं वो पेपर मलबरी हैं या कोई और है, उसके लिए हमने उनको बता दिया कि ज़्यादा पेपर मलबरी दरख्त थे, कम दूसरे थे। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि 7000 अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है उसकी 2 गुना या 3 गुना तादाद जो है वो एक्चुअली काटी गई हो। ठीक है। तीसरा हमने ये कह दिया कि जनाब उधर एक नाला है, उस नाले की सफाई होनी चाहिए। उस नाले के अंदर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से वो नाला क्योंकि आता है, शायद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पीछे रहायशें हैं उनकी जानिब से उसके अंदर गंदगी वगैरह डाल दी जाती है। उस नाले के करीब भी आप खड़े नहीं हो सकते, वो भी माहौल को आलूदा करता है। चौथी हमने ये कह दिया कि जनाब उधर सीडीए का एक ऑफिस है जिसे डंपिंग ऑफिस बनाया गया है, वहाँ सीडीए पूरे शहर से जो कचरा इकट्ठा करता है वहाँ लाकर पार्क के अंदर रख देता है, उसकी वजह से मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े जो हैं वो वहाँ पर पैदा हो जाते हैं। अब 5वीं रिकमेंडेशन हमने ये कर दी कि वहाँ पर हमें एक पार्क नहीं, एक ग्रीन एरिया हमें नज़र आया, बिल्कुल प्लेन एरिया था, लेवल ग्रीन, घास लगी हुई थी उसके ऊपर, या कुछ एरिया शायद घास भी ना हो, लेकिन वो 3, साढ़े 3, 4 एकड़ का। तो उसके मामले में मैंने वहाँ पर जो सीडीए के लोग थे उनसे दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऑफिस से एक कॉल आई थी उस टाइम
कि जनाब ये इतनी इतनी जगह जो है ये हमें चाहिए, तो वो फिर वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर उसकी जो है वो जगह दे दी गई। शायद सीडी ऑफिस का ये कहना है कि शायद उसकी मंजूरियाँ भी कानून के मुताबिक नहीं जी, दस्तावेज़ात भी अब तो सामने आ चुकी है। अब तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं, और मैं उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सीडीए अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऑफिस के अंदर थे, उनके शायद चीफ ऑफ स्टाफ थे कोई अख्तर साहब, ब्रिगेडियर अख्तर साहब, उनकी जानिब से सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी कि जनाब हमें ये जगह चाहिए और ये इस तरह हो चाहिए, और उन्हीं को लेटर्स लिखे जा रहे थे सीडीए की जानिब से। गालिबन उनके कहने के ऊपर या चीफ साहब अपना उस ब्रिगेडियर साहब के कहने के ऊपर ये जगह जो थी वो अलॉट कर दी गई। और अब वहाँ पर अगर आप जाएं विज़िट करें तो वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर लिखा हुआ है फॉर ओनली मेंबर्स ओनली। और फिर वहाँ पर जो हमें बताया गया कि यहाँ पर आम शख्स को आने भी नहीं दिया जाता, कहा यह जा रहा है, मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। वो लोग तो वहाँ पर मेंबर्स के अलावा किसी को इकट्ठा नहीं होने देते। मसलन मेरे बच्चों को अगर जहाज़ उड़ता देखने का शौक़ है, या तो आप दूर से ही देखेंगे, या आपके बच्चों को शौक़ है, ठीक है, तो वो जहाज़ उड़ता हुआ दूर से ही देख सकते हैं, पास जाके नहीं देख सकते। तो मतलब जिसने जहाज़ उड़ाना है वो पहले उस सरकारी ज़मीन जो पार्क की है उसके ऊपर बनाया गया, उस प्राइवेट उसमें क्लब में जाए, मेंबरशिप ले, शायद हजारों लाखों रुपए उसकी फीस होगी आइडिया, ठीक है, क्योंकि वो अगर मेंबरशिप हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो कितनी फीस ले रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान सीडीए के वकील ने कोर्ट के सामने ये अल्फाज कहे, जो मैं कोट करता हूँ, हाफिज़ अरफाज साहब ने, उन्होंने कहा जी कोर्ट अगर हमें इजाज़त दे तो हम वो जो एरो मॉडलिंग क्लब बनाया गया है हम उसको रेगुलराइज करके करोड़ों रुपया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि करोड़ों रुपए का हम उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सही, इसका मतलब है सीडीए को कुछ अंदाजा है कि वहाँ पर किस तरह का बिजनेस हो रहा है। लेकिन चीफ साहब ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। चीफ साहब का कहना यह था कि ये हमारा मुकदमा जो है ये दरख्तों की कटाई के हवाले से है, तो हम सिर्फ इस केस को दरख्तों की कटाई के ऊपर ही रखेंगे, इसकी मज़ीद ब्रांचेस नहीं बनाएंगे। हमारे इमरान वसीम साहब ने भी कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सर उन एरो मॉडलिंग फ्लाइंग क्लब जो है उनको भी नोटिस जारी कर दिया जाए, तो कोर्ट ने लेकिन उनकी बात के ऊपर भी उसका असर नहीं लिया। बहरहाल हमने अपनी रिकमेंडेशंस में भी ये चीज़ लिख दी है, 4, 5, 6 रिकमेंडेशंस, और मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल ये जो हमने रिकमेंडेशंस दे दी हैं, इसके अलावा इस केस में से निकलेगा कुछ भी नहीं। आप पौधे लगवा दें वहाँ पर ज़्यादा, आप एक कमेटी बनवा दें जो जनाब वहाँ पर उस पौधे लगने के अमल को और कटने के अमल को जो है बेशक कयूम सिद्दीकी साहब को उसमें शामिल करते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जो उसके ऊपर मॉनिटरिंग करे कि कितने पौधे कट रहे हैं और कितने लग रहे हैं और कौन कौन से पौधे कट रहे हैं। सही, तो आप नाले की सफाई का कह दें, और आप ये मेरे ख्याल से तो एरो मॉडलिंग क्लब ही ख़त्म होना चाहिए, या फिर इसको बाकायदा रेगुलराइज होना चाहिए ताकि अगर कोई पैसे कमाने हैं तो सीडीए कमाए। सही, बहुत शुक्रिया मियां अकील अफजल साहब। बड़ी अजीब बात है कि जब हमारे ये दोस्त गुज़श्ता समात के बाद उस जगह का विज़िट करने के लिए जा रहे थे, तो बाकायदा हमारे एक दोस्त की जानिब से जो क्लब इंतज़ामिया यानी एरो मॉडलिंग क्लब इंतज़ामिया के साथ फ़ोन पर रब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि हम लोग वहाँ विज़िट के लिए आ रहे हैं। यानी हमारे दोस्त एरो मॉडलिंग क्लब इंतज़ामिया के साथ रब्ते में थे, और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के इंटरव्यू अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की वीडियो में किए गए थे वो भी मुबैना तौर पे उसी एरो मॉडलिंग क्लब से ही वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मेंबरान हो सकते हैं, जिनको शायद ये नागवार गुजर रहा था कि ये दरख्त अगर काटे जा रहे हैं, यहाँ पर आम आवाम के लिए कोई जगह बनाई जा रही है जिससे आम आवाम मुस्तफ़ीद हो सकती है, कोई पार्क बन सकता है या कोई और पिकनिक की ऐसी कोई जगह बन सकती है जिससे आवाम को वहाँ तक रसाई और आवाम जो सरकारी वसाइल है उनका इस्तेमाल कर सके। तो शायद उन लोगों को ये नागवार गुजरा, और ये नोटिस तो शायद इसलिए करवाया गया था कि सीडीए को रोका जाए कि वो दरख्तों की कटाई ना करे। लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं कि एक सरकारी ज़मीन के ऊपर ये कोई ब्रिगेडियर अख्तर इकबाल साहब हैं, उन्होंने ये एरो मॉडलिंग क्लब बनाया हुआ है जो सरकारी ज़मीन पर एक निजी मलकियत है, जहाँ पर अब मेंबरशिप शुरू की जा चुकी है। मुमकिन तौर पे इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने में एक टका नहीं जा रहा। जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने यह मामला उठाया गया तो उन्होंने सीडीए वकील को उसकी सरजनिश करते हुए कहा कि आपके पास पहले इतना पैसा है, आप उसका कौन सा जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपको यहाँ से पैसा आने भी लग गया तो फिर भी इसका जो है वो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले वाले की भी सही और दुरुस्त इस्तेमाल आपसे नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस साहब, क्या ये मामला सिर्फ दरख्तों की कटाई तक महदूद था? क्या इस सारी कार्रवाई का मकसद, ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने का मकसद सिर्फ एरो मॉडलिंग क्लब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था?
क्योंकि अगर ये मफाद आमा का मामला था तो फिर वहाँ सरकारी ज़मीन से ये प्राइवेट क्लब या तो मुंतकिल होना चाहिए या इसको सीडीए को रेगुलेट करना चाहिए, ताकि इससे सालाना लाखों करोड़ों रुपए सीडीए के ख़जाने में आए। सीडीए वो जो पैसा है, अवामी पैसा, वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, इससे मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर अदालत ये समझती है कि वो उस पैसे में करप्शन हो रही है तो फिर अदालत उसके ऊपर नोटिस लेके कार्रवाई कर सकती है, मजीद आगे मामलात को लेके चल सकती है। लेकिन ये कह देना कि वो चीज़ एक निजी इस्तेमाल में रहे, एक साबिक फौजी, शायद अब तो वो ब्रिगेडियर साहब अगर उस वक्त 2005 में ब्रिगेडियर थे तो अब वो यकीनन रिटायर हो चुके होंगे, तो क्या काजी साहब ये जो अवामी वसाइल हैं वो इसी तरह फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों के इस्तेमाल में रहने चाहिए, पब्लिक के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? बहुत सारे सवालात हैं और बड़ी बरहमी का इजहार भी हमारे एक सहाफ़ी दोस्त की जानिब से किया गया और कहा गया कि जो कोई उस क्लब की तरफ देखेगा तो उसके लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह जाने अंदर खाने क्या मामलात हैं, और काजी साहब को ये भी देखना चाहिए कि कहीं वो किसी और के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फोरम किसी के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो गया। बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, जिनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है कि अवाम के, करोड़ों अवाम के बुनियादी हकूक से ज़्यादा हकूक इन दरख्तों के हैं, जिनके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया। क्योंकि अगर अवाम के हकूक की कोई अहमियत होती तो करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक की जिस तरीके से संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है और अभी तक ये सिलसिला जारी है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किए गए, ये चीफ जस्टिस के लिए भी सवालिया निशान है, ये सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के लिए सवालिया निशान है, और ये बुनियादी इंसानी हकूक के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आज पाकिस्तान में दरख्तों के हकूक करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक से ज़्यादा हो चुके हैं। सईद बलोच को इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को मियां अकील अफजल साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।